मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी पहली कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम होता है जेनेट। जब वो अपनी बोतल भर रही होती है पानी पीने के लिए तो उसको एक टूटते हुए तारे के जैसा कुछ नजर आता है, तो वो उसके पीछे अपने हथियार लेकर के चले जाती है। वहां जाते उसको पता चलता है वहां पे कि वहां पर केकड़े हैं और वो केकड़े उस पे आकर के अटैक करते हैं। कुछ को तो वो संभाल लेती है, लेकिन एक केकड़ा उसके ऊपर आने ही वाला होता है, उसको मारने वाला होता है कि एक आदमी हमें दिखता है जो जेनेट की जान बचाता है। अब ना यहीं पे हमारा यहाँ का जो सीन होता है वो ख़त्म हो जाता है और अब हमें नेक्स्ट सीन में ले जाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि स्कॉट काफ़ी फेमस है और उसको सब जानते हैं एंड स्कॉट अपने ही बारे में कहानी में बता रहा होता है अपने वॉइस ओवर के थ्रू। स्कॉट अपने बारे में बता रहा होता है और अपनी वाइफ के बारे में बता रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम होता है होप। देन अगले ही सीन में हमें स्कॉट दिखता है एक चेयर पे बैठे हुए और एक नॉवल को रीड करते हुए, या यूं कहे कि वो अपनी ही किताब की पब्लिशिंग के लिए बैठा हुआ था। यहाँ से पता चलता है कि स्कॉट एक राइटर है जो कि अब तक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय की एक बुक पब्लिश पे बैठा हुआ है और वो रीड कर रहा था उस किताब को। तभी एक कॉल आता है जेल से जहाँ पर स्कॉट की बेटी को अरेस्ट कर लिया गया होता है जिसका नाम होता है कैसी। कैसी को छुड़वाने के लिए स्कॉट और उसकी वाइफ होप जाते हैं और उसे छुड़वा करके लेकर के आते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैसी को समझाता है कि ये जो पिन पार्टिकल है अगर किसी के हाथ आएगा तो वो इसका गलत यूज़ कर सकता है। पिन पार्टिकल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप यूज़ करोगे तो उससे चीज़ें छोटी या फिर बड़ी हो जाती हैं। उसी चीज़ को यूज़ करके कैसी ने कुछ लोगों की हेल्प की थी जिसके रिगार्डिंग उनको जेल में बंद कर दिया गया। कोई सबूत ना होने के कारण उनको छोड़ दिया गया दोबारा। इसके बाद पूरी फैमिली एक साथ दिखाते हैं जहां होप जेनेट से पूछती है कि 30 साल क्वांटम रियल में उसने क्या क्या किया, लेकिन जेनेट बताना नहीं चाहती है किन्हीं कारणों की वजह से, और ये कहकर वो बात को घुमा देती है कि 30 साल में वहाँ पर रह कर आई हूँ, अब मुझसे वहाँ की बातें मत करो, अभी मैं जहाँ पर हूँ यहीं की बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में डाइनिंग टेबल पर कन्वर्सेशन हो रही होती है तो वहाँ पे पता चलता है स्कॉट को कि कैसी पहली बार जेल नहीं गई है, ये दूसरी बार था। वहाँ पर स्कॉट को थोड़ा बुरा लगता है। हैंक समझाते हैं स्कॉट को कि कैसी अभी बच्ची है, वो समझ जाएगी, एंड टॉपिक को चेंज करके अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है एंट सिविलाइजेशन, जहां एंट अपनी जगह को खुद से एडवांस बनाते रहती हैं। देन कैसी भी बताती है कि क्वांटम रियल पर रिसर्च की है उसने। जब वो 5 साल के लिए अपनी डैड से दूर हुई थी तो वो उसने क्वांटम रियल के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। क्वांटम रियल बेसिकली जिस तरह हमारी दुनिया है, जिस तरीके से हमारी दुनिया में एक टाइम फ्रेम चलता है लाइक 365 डेज़ का एंड 24 घंटे में दिन रात का, उसी तरीके से एक अलग स्पेस होता है जहाँ पर अलग डायमेंशंस होती हैं, जहाँ पे वक्त यहाँ के मुताबिक कुछ और होता है। कैसी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया होता है जो बिना क्वांटम रियल में जाए वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकती है। लाइक ऐसा है कि हम कहीं पर फिजिकली विजिट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों को वहाँ की चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि वहाँ पे कब दिन होता है, रात होता है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्रिएचर्स रहते हैं। जहाँ कैसी समझा रही होती है कि वो डिवाइस वर्क कैसे करता है, वहीं पे कैसी बताती है कि इस डिवाइस से सिग्नल जाता है क्वांटम रियल में और वहाँ से फिर हमें सिग्नल मिलता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना जानने के बाद जेनेट डिवाइस को बंद करने को कहती है और डिवाइस को खुद बंद कर देती है, बट इससे पहले क्वांटम रियल में इंफॉर्मेशन जा चुके थे। फिर डिवाइस से रोशनी निकलती है और सब उसके अंदर आने लगते हैं, लाइक सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगती है वो रोशनी, जिसमें ये पांचों भी चले जाते हैं। वहां जाने के बाद कैसी एंड स्कॉट एक साथ दिखते हैं एंड हैंक, होप एंड जेनेट एक साथ। अब वो लोग एक दूसरे को खोजने में लग जाते हैं। कैसी एंड स्कॉट पे वहीं के सिविलाइजेशन जो होते हैं वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ करके अपने साथ में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे जेनेट ऑलरेडी 30 साल यहाँ पे रह चुकी है तो उसको यहाँ के सारी चीज़ें पता हैं, कब उसको कैसे मैनेज करना, उसको इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है। तो वो अपने साथ में हैंक एंड होप को अपने बचा करके ले करके चल रही थी। जेनेट को पता था उसको किसके पास जाना है एंड हेल्प लेनी है। सो वो एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां एक क्रिएचर होता है और वो उससे मिलती है जिससे जेनेट की फाइट होती है, और उस फाइट के दौरान उस क्रिएचर के हाथ काट देती है वो, और हाथ काटने के बाद में उस क्रिएचर का दोबारा से वहां पर हाथ वापस आ जाता है।
थोड़ी देर में पता चलता है कि वो क्रिएचर उसका दोस्त होता है जो क्रायल तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा सा बर्ड देता है जिस पर बैठकर वो निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैसी एंड स्कॉट क्वांटम सिविलाइजेशंस के कैद में होते हैं जहां पर वो लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। सो भाषा को समझने के लिए वो एक ऐसी मूस नाम होता है उस चीज़ का जिसको पिलाने से भाषा वहाँ पे समझ में आने लगती है। सो वहाँ पे स्कॉट को और साथ में कैसी दोनों को पिलाया जाता है वो मूस, और दोनों वो समझने लगते हैं फिर वहाँ की भाषा को। नाउ मेन स्टोरी में आते हैं। जेनेट को क्रायल से मिलना होता है। जेनेट को लगता है कि क्रायल उसकी हेल्प करेगा उनके साथियों से मिलने के लिए। सो जेनेट क्रायल से मिलने वहाँ के एक कैफ़े में जाती है। वो लोग भी मूस पीते हैं और वो भी इनकी भाषा समझने लगते हैं। देन जेनेट अपने एक फ्रेंड से क्रायल से मिलने को कहती है तो क्रायल वहाँ पर आ जाता है। जेनेट को क्रायल बताता है वो यहाँ का लॉर्ड क्रायल हो चुका है तो वो उसे इस नाम से भी बुला सकती है। अब सब बैठकर बात कर रहे होते हैं और क्रायल बताता है कि उसे जो चाहिए वो तुमसे लेकर के रहेगा, इससे अच्छा है कि तुम उसको दे दो। यहाँ पर उसे में कैंग द कंक्यूअर उसकी बात की जा रही है। बट जेनेट जानती है कि अगर उसने कैंग द कंक्यूअर की बात मानी तो वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसके बाद हैंक, होप एंड जेनेट सब मिल करके फाइट करते हैं क्रायल से एंड उनके आदमियों से, एंड देन उनके प्लेन में बैठ करके वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैसी एंड स्कॉट को वहाँ के लोगों ने पकड़ रखा होता है और जंटोरा वहाँ पे एक लेडी होती है जिसकी सब बातें सुनते हैं। कैसी एंड स्कॉट के बात करते दौरान में वो जेनेट का नाम लेते हैं जिससे कि जंटोरा सुन के उन्हें कहती है तुम जेनेट को ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और तुम्हारी वजह से हमें भी वो लोग ढूंढ लेंगे और वो लोग हमें भी ख़त्म कर देंगे। जंटोरा के साथ में एक आदमी रहता था जो मन में चल रही सभी बातों को जान लेता था। जंटोरा ने जैसे ही सब बातें बताई वैसे ही वहाँ पे मैकेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिज़ाइन ओनली फॉर किलिंग नाम का एक दूसरा दुश्मन आ जाता है जिसको कैंग द कंक्यूअर ने बनाया होता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है जेनेट पर जो रास्ते में हैंक और होप को सब बताती है कैंग द कंक्यूअर के बारे में। जब वो 30 साल के लिए फंसी हुई थी तब उसने एक बार कैंग को बचाया हुआ था। ये वही होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। कैंग का स्पेसशिप खराब हो गया था जिसके अंदर एक क्रिस्टल करके ऑर्ब था जो कि न्यूरो एनर्जी से चलता था। इन लोगों ने मिलकर के उसे काफ़ी सालों तक चार्ज करते रहे और ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। और जेनेट ने उसकी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि कैंग ने कहा था कि 30 साल तक जो वो जी नहीं पाई है, जो मेमोरीज बना नहीं पाई अपनी बेटी के साथ में, वो उसे वापस उसी समय में पहुँचा देगा। इस बात को सुनकर के जेनेट काफ़ी खुश थी और इसीलिए उसने कैंग की हेल्प की थी। लेकिन जब स्पेसशिप का वो कोर रेडी हो जाता है तब उसे पता चलता है कि ये मशीन कैंग के दिमाग से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो जेनेट थी वो देख लेती है कि कैंग की सच्चाई क्या थी। कैंग ने बहुत यूनिवर्स को बर्बाद किया था और वो अब शायद उसका टारगेट अर्थ को था, ऐसा जेनेट को लगता था। इसके कारण से उसने उस कोर को निकाल कर और अपने पिन पार्टिकल के यूज़ से उसको बहुत बड़ा बना दिया था। एंड देन उसके बाद में वो क्वांटम रियल में इधर से उधर छिपती रहती थी कैंग से। नेक्स्ट सीन में कैंग द कंक्यूअर ने स्कॉट एंड कैसी को पकड़ लिया होता है एंड वो उसे बता रहा होता है कि क्वांटम रियल में उसने बहुत वक्त अपना बर्बाद किया है और उसने वहाँ पर अपनी खुद की दुनिया एक बना ली है जहाँ पर वो राज करता था। लेकिन जब कैसी ने सिग्नल दिया तो कैंग की फिर से यहाँ से बाहर निकलने की जो इच्छा थी, जो चाह थी, वो जाग उठी। और कैंग का कहना था वो जो कोर है बहुत बड़ा सा, उसको पिन पार्टिकल से छोटा किया जा सकता है और ये काम उसको स्कॉट करके देगा वरना वो उसकी बेटी को मार देगा। वैसे तो स्कॉट ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन बात जब उसकी बेटी की थी तब वो इस चीज़ के लिए रेडी हो गया। देन स्कॉट एंट्री लेता है जहाँ पर उसको यूज़ करना था पिन पार्टिकल को। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर उसको बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं जिसके चलते उसी के जैसे बहुत सारे हमशक्ल उसको दिखने लगते हैं। वो बहुत बड़ा भी हो जाता है फिर भी वो उस कोर तक पहुंच नहीं पाता है। सो इस चीज़ में उसकी वाइफ हेल्प करती है, होप उसकी हेल्प करती है। देन वो उसे छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से एंडिंग शुरू होती है। अब इसके बाद दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। सो ये फाइटिंग बताने से ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। काफ़ी देर फाइट होने के बाद में जब स्कॉट की तरफ से सारे लोग हारते हुए नज़र आ रहे थे तभी एंट्री होती है हैंक की बनाई हुई चींटियों की। बहुत सारी चींटियाँ आती हैं और इन्हें हैंक ने नहीं बल्कि चींटियों ने हैंक को ढूंढा होता है। ये वही चींटियाँ होती हैं जिनके बारे में हैंक शुरू में बताता है कि उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। जब कैसी का डिवाइस ख़राब हो जाता है और उसमें से रोशनी आती है तो वो जो चींटियाँ थी वो भी क्वांटम रियल में एंटर कर चुकी थी
और वो लोग 1000 साल तक बिता करके खुद को इतना डेवलप कर लिया था उन लोगों ने कि वो लोग पावरफुल हो चुके हैं। देन लास्ट में सब क्वांटम रियल से अपनी दुनिया में जा ही रहे होते हैं। जब स्कॉट जा रहा होता है तब कैंग अटैक कर देता है उसके पास में, और यहाँ दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। काफ़ी टाइम लगने से होप को लगता है कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत है स्कॉट को, तो वो भी एंटर कर जाती है। और देन उसके बाद होप एंड स्कॉट दोनों फाइट करते हैं और दोनों ने कैंग को मार गिराया होता है। एंड देन इसके बाद में वो जो डिवाइस होता है वो फिर से बंद हो जाता है। सो यहाँ तक समझ में आता है कि अब लाइक स्कॉट एंड होप जो है वो दोनों इसी क्वांटम रियल में फंसे रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उसकी जो बेटी रहती है कैसी, वो डिवाइस को दोबारा से ओपन कर देती है और वो लोग नॉर्मल डेज जैसे बिताए हुए होते हैं वो लोग नॉर्मल डेज में आ जाते हैं। अब लास्ट में सब कुछ पहले जैसा चलता है। स्कॉट को नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करते हुए देखा जाता है। तभी लास्ट के 2 मिनट बचे होते हैं, हमें कैंग के अलग अलग अवतार नज़र आते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती। मूवी काफ़ी मज़ेदार थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस वीडियोस देखने हो अगर आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और आप इस पर कमेंट करके बता सकते हो कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी।